भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की स्थापना वर्ष 1968 में हुई थी, लेकिन इससे पहले कई अहम फैसले हुए जो रॉ के विकास से जुड़े थे। ब्रिटिश शासन के दौरान जबलपुर के जंगलों में डकैत सक्रिय थे, जो लूटपाट कर जंगलों में छिप जाते थे। इन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने ठग्गी एंड डकैती विभाग बनाया। यही विभाग आगे चलकर रॉ की नींव बना। इस विभाग के अधिकारी डकैतों के बीच घुल मिल जाते थे और सूचनाएं इकट्ठा कर उच्च अधिकारियों तक पहुंचाते थे। इसी रणनीति से कुछ ही समय में डकैतों का सफाया कर दिया गया। यहीं से अंग्रेजों को खुफिया तंत्र की अहमियत समझ आई। इसके बाद स्वतंत्रता सेनानियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सेंट्रल स्पेशल ब्रांच (CSB) बनाई गई, जिसमें ठग्गी विभाग के अधिकारी शामिल किए गए। बाद में अपराध से जुड़े मामलों को भी इसमें जोड़ा गया। वर्ष 1904 में इसका नाम बदलकर सेंट्रल क्राइम इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट (CCID) रखा गया और 2 साल बाद ये इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) बन गया। इसके साथ साथ मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए अलग विभाग भी बनाया गया। आज़ादी के बाद IB भारत को और मिलिट्री इंटेलिजेंस पाकिस्तान को सौंप दी गई। जाते समय अंग्रेज कई गोपनीय दस्तावेज और एजेंटों की जानकारी नष्ट कर गए या साथ ले गए। IB को प्रशिक्षित स्टाफ की कमी का सामना करना पड़ा। संजीवी पिल्लई पहले IB प्रमुख बने और उन्होंने इसे ब्रिटिश MI5 मॉडल पर चलाया। 1951 में हिम्मत सिंह समिति की सिफारिश पर IB को देश के अंदर और बाहर दोनों तरह की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन 1962 के भारत-चीन युद्ध में IB चीन की गतिविधियों को पकड़ने में असफल रहा। भारत ने ये सोचकर वायुसेना का इस्तेमाल नहीं किया कि चीन भी करेगा, जबकि हकीकत में चीन के पास वहां पर्याप्त एयरबेस ही नहीं थे। 1965 के युद्ध में भी खुफिया विफलता हुई। इसके बाद IB को केवल देश के अंदर तक सीमित कर दिया गया और एक नई एजेंसी की जरूरत महसूस हुई। जनवरी 1966 में इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने सबसे पहले RN काओ को बुलाया। RN काओ एक अनुभवी और प्रसिद्ध अधिकारी थे। उनके नेहरू परिवार से पुराने संबंध थे। RN काओ और इंदिरा गांधी की मां बचपन की सहेलियां थीं। इससे पहले भी RN काओ ने जवाहरलाल नेहरू की सुरक्षा संभाली थी, इसलिए इंदिरा गांधी उन पर ज्यादा भरोसा करती थीं। इंदिरा गांधी ने उनसे कहा कि हमें इंटेलिजेंस ब्यूरो से अलग एक ऐसी खुफिया एजेंसी बनानी है जो अत्याधुनिक हो और जिसका पूरा फोकस भारत की सीमाओं के बाहर हो, ताकि युद्ध के समय भारत को पहले से बढ़त मिल सके। बैठक के बाद RN काओ ने लगभग 2 महीने का समय लिया और एक नई एजेंसी का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया। ये ब्लूप्रिंट इंदिरा गांधी को सौंपा गया और उसे ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया गया। इंदिरा गांधी ने इसमें केवल एक बदलाव किया कि इस नई एजेंसी का प्रमुख सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेगा। इसी दौरान कैबिनेट सचिव DS जोशी ने इस एजेंसी का नाम सुझाया रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ). 21 सितंबर 1968 को आधिकारिक रूप से रॉ की स्थापना हुई। उस समय इसका बजट लगभग $20 मिलियन था और इसका कार्यालय दक्षिण दिल्ली में रखा गया। आज भी इसका मुख्यालय लोधी रोड, नई दिल्ली में ही है। इसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो को देश के अंदर की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई और रॉ को विदेशी खुफिया कार्य सौंपे गए। रॉ के गठन के बाद RN काओ ने एक नियम अनिवार्य किया कि जो भी रॉ का एजेंट भारत के बाहर ऑपरेशन में जाएगा, उसका नाम किसी भी दस्तावेज, रिपोर्ट या कागज पर नहीं लिखा जाएगा। अधिकारियों को एक दूसरे के नाम याद रखने होते थे। किसी भी कार्यालय के बाहर नामपट नहीं लगाई जाती थी। रॉ में कोई औपचारिक पदनाम नहीं होते थे। वरिष्ठ अधिकारियों को सेक्रेटरी और जूनियर अधिकारियों को अंडर सेक्रेटरी कहा जाता था। अब अगला काम था एजेंटों को ट्रेनिंग देना और उन्हें विदेशों में स्थापित करना। ये जिम्मेदारी विदेश सचिव TN कॉल को दी गई। उन्होंने भारतीय दूतावासों में फर्जी नौकरियों के विज्ञापन निकाले। इन पदों पर रॉ के एजेंटों को नई पहचान देकर भेजा गया। इसी दौरान सिग्नल इंटेलिजेंस यानी SIGINT के जरिए सीमाओं के आसपास होने वाले संचार को ट्रैक किया जाने लगा। जैसे जैसे रॉ सक्रिय होती गई, वैसे वैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो और विदेश मंत्रालय की भूमिका कम होती गई। IB के निदेशक SP वर्मा और MML हूजा ने रॉ की गठन पर आपत्ति जताई। आंतरिक टकराव इतना बढ़ गया कि IB ने अपने विदेशी डेस्क के अधिकारियों, जैसे विदेशी भाषा विशेषज्ञ, फॉरेंसिक और क्रिप्टोग्राफी एक्सपर्ट को रॉ में ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया। IB ने पुराने विदेशी खुफिया फाइल्स और एजेंटों की जानकारी भी साझा नहीं की। इसके अलावा रॉ को हर विदेशी यात्रा और खर्च के लिए कैबिनेट से अनुमति लेनी पड़ती थी, जिससे काम में देरी होती थी। जब हालात बिगड़ने लगे तो इंदिरा गांधी ने हस्तक्षेप किया और रॉ प्रमुख को कैबिनेट स्तर का अधिकार दे दिया। इसके बाद भर्ती, विदेशी यात्रा और खर्च सीधे रॉ के नियंत्रण में आ गए और स्थिति संभल गई। रॉ की भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों से एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करवाए जाते थे कि वे या उनके परिवार का कोई सदस्य RSS या कम्युनिस्ट संगठन से जुड़ा नहीं है।
बाद में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और आरएसएस से जुड़े लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री बने। लेकिन ये नियम कभी नहीं बदला, यानी कोई व्यक्ति गृह मंत्री बन सकता है लेकिन रॉ में नौकरी नहीं कर सकता। सब कुछ व्यवस्थित होने के बाद रॉ ने पाकिस्तान में अपना पहला एजेंट भेजने की योजना बनाई। इस एजेंट का असली नाम आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। रॉ अधिकारी उसे कश्मीर बेदी कहते थे। कश्मीर बेदी को पंजाब से चुना गया। उसकी विस्तृत बैकग्राउंड जांच की गई और महीनों तक ट्रेनिंग दी गई। उसे इसलिए चुना गया क्योंकि वो इस्लामिक परंपराएं जानता था और पंजाबी व उर्दू भाषा में निपुण था। उस समय रॉ विमान पर कैमरे लगाकर पाकिस्तान की तस्वीरें खींचती थी, लेकिन कैमरों की रेंज केवल 70 किलोमीटर थी और तस्वीरें साफ नहीं होती थीं। इसलिए तय किया गया कि जमीन से तस्वीरें भेजने वाला एजेंट ज्यादा उपयोगी होगा। कश्मीर बेदी का नाम बदलकर मोहम्मद इब्राहिम रखा गया और 2 पाकिस्तानी नागरिकों की मदद से उसे सीमा पार करवाई गई। दिल्ली से आरएन काओ पूरे ऑपरेशन को नियंत्रित कर रहे थे। पाकिस्तान पहुंचने के बाद कश्मीर बेदी रेडियो सिग्नल के जरिए अमृतसर के एक सुरक्षित घर में सूचना भेजता था। वहां से टेलीफोन लाइन के जरिए जानकारी दिल्ली पहुंचाई जाती थी। एक मैसेंजर बाइक से जाकर सार्वजनिक फोन से संदेश देता था। कुछ महीनों बाद एक ऐसी तस्वीर आई जिसने सबको चौंका दिया। तस्वीर से पता चला कि पाकिस्तान के एक एयरबेस पर अमेरिकी हथियार उतारे जा रहे हैं। इसमें 6 F-104 फाइटर जेट, 7 B-57 बॉम्बर और लगभग 300 आर्मर्ड कैरियर शामिल थे। इससे साबित हुआ कि अमेरिका ने अपना हथियार प्रतिबंध तोड़कर पाकिस्तान को गुप्त रूप से हथियार दिए थे। भारत को समझ आ गया कि पाकिस्तान भविष्य में बड़ा कदम उठा सकता है। इसलिए भारत ने पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश पर ध्यान बढ़ाया और अमेरिका से बैक चैनल बातचीत शुरू की। 1970 आते आते रॉ का नेटवर्क लंदन में मजबूत हो गया। भारतीय एजेंट पाकिस्तानी राजनयिकों पर नजर रख रहे थे। चुनाव से पहले ये जानकारी मिली कि पाकिस्तान सेना पूर्वी पाकिस्तान में कार्रवाई की योजना बना रही है। रॉ ने इसे भारत की सुरक्षा के लिए खतरा माना और हस्तक्षेप की सिफारिश की। आरएन काओ ने इंदिरा गांधी को सुझाव दिया कि भारत को पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच एयर स्पेस बंद कर देना चाहिए, लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा कि बिना युद्ध के ऐसा करना अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा देगा। इसी दौरान एक संयोग भारत के लिए बड़ा अवसर बन गया। हाशिम कुरैशी नामक व्यक्ति श्रीनगर से पेशावर गया और वहां मकबूल भट्ट से मिला, जो नेशनल लिबरेशन फ्रंट नामक आतंकी संगठन से जुड़ा था। उसे भारत में विमान अपहरण की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन भारत में घुसते ही हाशिम पकड़ा गया। पूछताछ में पूरा प्लान सामने आया। आरएन काओ ने हाशिम को डबल एजेंट बना लिया। 30 जनवरी 1971 को विमान अपहरण हुआ और उसे लाहौर ले जाया गया। वहां जुल्फिकार अली भुट्टो से मुलाकात की मांग की गई। फोटो मीडिया में वायरल हो गई। भारत ने इसे आधार बनाकर पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया। ये रॉ का मास्टर स्ट्रोक माना गया। वर्ष 1971 के बाद भारत की स्थिति मजबूत हो चुकी थी। पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंट चुका था और इंदिरा गांधी की विश्व स्तर पर प्रशंसा हो रही थी। रॉ को और अधिक मजबूत किया गया। वर्ष 1974 में जब भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, तब उसकी गोपनीयता बनाए रखने में रॉ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद भारत में आंतरिक राजनीतिक उथल-पुथल शुरू हो गई, जिसका सीधा असर रॉ पर पड़ा। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि 1975 के लोकसभा चुनाव में अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल हुआ है और इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी और खुफिया एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। इसके बाद विपक्ष ने बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू कर दिया। विपक्षी नेताओं का आरोप था कि रॉ का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया गया है। हालात बिगड़ते चले गए और अंततः इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू कर दिया। मार्च 1977 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। सत्ता में आते ही उन्होंने रॉ की जांच के लिए एक समिति गठित की, जिसकी अध्यक्षता महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अधिकारी एसपी सिंह ने की। समिति ने रॉ को क्लीन चिट दे दी, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जिनसे सरकार नाराज हो गई। ये उजागर हुआ कि रॉ ने फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन नाम से एक विशेष डेस्क बनाई थी, जो विदेशों में विपक्षी नेताओं की गतिविधियों पर नजर रखती थी। डाक, टेलीफोन और संपर्कों की निगरानी की जाती थी। रॉ के पूर्व काउंटर टेररिज्म प्रमुख बी रमन ने अपनी किताब में लिखा कि उन्हें जॉर्ज फर्नांडिस की पत्नी लीला फर्नांडिस की गतिविधियों की जानकारी जुटाने का आदेश दिया गया था। इस सब के बाद मोरारजी देसाई ने यह मान लिया कि रॉ इंदिरा गांधी के इशारों पर काम करती थी। इसके परिणाम स्वरूप रॉ प्रमुख आरएन काओ को गंभीर परिणाम भुगतने पड़े और उन्होंने समय से पहले सेवानिवृत्ति ले ली। उसी समय पाकिस्तान अपना परमाणु कार्यक्रम तेज कर रहा था। रॉ के एजेंट लगातार पाकिस्तान से सूचनाएं भेज रहे थे कि परमाणु कार्यक्रम को अभी रोका जा सकता है, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण रॉ की शक्तियां सीमित कर दी गईं। कई विदेशी ऑपरेशन रोक दिए गए और अनेक अनुभाग बंद कर दिए गए। इससे नाराज होकर कुछ हटाए गए अधिकारी मीडिया में जाकर सरकार के खिलाफ बोलने लगे, जिससे गोपनीय जानकारियां सार्वजनिक हो गईं। इसी के बाद इंटेलिजेंस संगठनों को आरटीआई से बाहर रखा गया और ये कानून बना कि कोई भी रॉ कर्मचारी मीडिया में बयान देगा तो ये आपराधिक अपराध माना जाएगा।
इसी दौरान पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास खान रिसर्च लेबोरेटरी पर रॉ की नजर गई। एजेंटों ने देखा कि वहां वैज्ञानिक रोजाना एक ही समय पर आते जाते हैं और सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी वहां मौजूद रहते हैं। एजेंटों को शक हुआ कि वहां परमाणु गतिविधियां चल रही हैं। समय कम होने के कारण लैब में एजेंट भेजना संभव नहीं था, इसलिए वैज्ञानिकों की गतिविधियों पर नजर रखने का आदेश दिया गया। वैज्ञानिक नियमित रूप से एक नाई की दुकान पर बाल कटवाने जाते थे। भारतीय एजेंट उसी दुकान पर जाते और उस दिन वैज्ञानिकों के कटे हुए बाल इकट्ठा कर लेते थे। इन बालों को भारत भेजा गया और जांच में न्यूट्रिनो रेडिएशन की पुष्टि हुई, जिससे ये साबित हो गया कि खान रिसर्च लैब में परमाणु गतिविधियां हो रही थीं। उसी समय एक पाकिस्तानी वैज्ञानिक ने $10,000 के बदले परमाणु ब्लूप्रिंट देने की पेशकश की, लेकिन इसके लिए प्रधानमंत्री की अनुमति आवश्यक थी, जिसे मोरारजी देसाई ने ये कहकर मना कर दिया कि ये पाकिस्तान का आंतरिक मामला है और भारत को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उस समय रॉ इजरायल की मोसाद के साथ मिलकर काम कर रही थी। इजरायल ने खान लैब पर हमला करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन भारत ने रिफ्यूलिंग की अनुमति देने से मना कर दिया। एक बार गुस्से में मोरारजी देसाई ने फोन पर जनरल जियाउल हक को ये तक कह दिया कि भारत को खान लैब की पूरी जानकारी है। इसके बाद पाकिस्तान ने व्यापक जांच शुरू की और भारत के अधिकांश एजेंटों को पकड़ लिया गया या मार दिया गया। पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम रोका नहीं जा सका, लेकिन वो काफी समय के लिए धीमा जरूर हो गया। बाद में मोरारजी देसाई को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान दिया गया। 14 जनवरी 1980 को इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बनी। रॉ को फिर से मजबूत किया गया, बजट बढ़ाया गया, आधुनिक तकनीकें जोड़ी गईं, साइबर और डिजिटल ट्रेनिंग शुरू हुई। 1981 में आरएन काओ को दोबारा सुरक्षा सलाहकार बनाया गया। इसी दौर में सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भारत पाकिस्तान में तनाव बढ़ा। लंदन में रॉ एजेंटों को जानकारी मिली कि पाकिस्तान ने -50 डिग्री तापमान के लिए विशेष कपड़े, टेंट और जूते 150 सैनिकों के लिए ऑर्डर किए हैं। ये सूचना भारत भेजी गई। जांच में पता चला कि पाकिस्तान सियाचिन पर कब्जे की तैयारी कर रहा है। डिलीवरी की तारीख को एजेंटों ने बढ़वा दिया ताकि भारत को तैयारी का समय मिल सके। 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत के तहत सियाचिन पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान देर से पहुंचा और आज तक सियाचिन भारत के पास है। इसके बाद कश्मीर पर ध्यान केंद्रित किया गया, लेकिन 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान गंभीर खुफिया चूक हुई। सितंबर 1998 में रॉ को सूचना मिली कि पाकिस्तान ने 50,000 जूते मंगवाए हैं। इसे नज़रअंदाज कर दिया गया। इसके अलावा तोपखाने की तैनाती, ड्रोन सर्वे और 2 नई बटालियनों की तैनाती की सूचना भी सही समय पर नहीं पहुंची। कुल 45 इनपुट थे, जिनमें से केवल 11 ही उच्च स्तर तक पहुंचे। ARC का विमान एक मंत्री को निजी यात्रा के लिए दे दिया गया। परिणाम स्वरूप कारगिल युद्ध में भारत को भारी नुकसान हुआ। युद्ध के बाद 19 जुलाई 1999 को कारगिल रिव्यू कमेटी बनी। 15 दिसंबर 1999 को रिपोर्ट सौंपी गई। इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन हुआ। इसमें 3 स्तरीय प्रणाली बनाई गई: जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड और स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप। अंततः प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निर्णय लिया जाता है। आज भी यही ढांचा लागू है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को लेकर आम धारणा ये है कि ये एक बेहद शक्तिशाली और सर्वज्ञ संस्था है, लेकिन इसके काम करने का तरीका जितना रहस्यमय है उतना ही अलग भी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि रॉ आज तक किसी संसद द्वारा पारित कानून के तहत नहीं बनी है। इसकी स्थापना प्रधानमंत्री के कार्यकारी आदेश से हुई थी और आज भी ये उसी ढांचे में काम करती है। यही कारण है कि रॉ की कार्यप्रणाली, बजट और संगठनात्मक संरचना सार्वजनिक बहस से लगभग पूरी तरह बाहर रहती है। इसका सीधा नियंत्रण प्रधानमंत्री कार्यालय के पास होता है और संसद में इसके खर्च का केवल एक कुल आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है, विस्तृत विवरण नहीं। एक और कम ज्ञात तथ्य ये है कि रॉ के पास किसी को गिरफ्तार करने, पूछताछ करने या मुकदमा दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं होता। फिल्मों और कहानियों में दिखाया जाता है कि रॉ सीधे कार्रवाई करती है, लेकिन वास्तविकता में इसका काम केवल सूचना एकत्र करना, उसका विश्लेषण करना और सही समय पर सही मंच तक पहुंचाना होता है। कार्रवाई हमेशा सेना, पुलिस या अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की जाती है, यानी रॉ दिमाग है, हाथ नहीं। रॉ की गोपनीयता का स्तर इतना ऊंचा है कि इसकी कोई आधिकारिक वेबसाइट तक नहीं है। दुनिया की लगभग हर बड़ी खुफिया एजेंसी, चाहे वो CIA हो, MI6 हो या ISI, अपनी वेबसाइट के जरिए सीमित जानकारी सार्वजनिक करती है, लेकिन रॉ ने जानबूझकर खुद को पूरी तरह अदृश्य रखा है। यही कारण है कि इसके बारे में ज्यादातर जानकारी किताबों, संस्मरणों और पूर्व अधिकारियों के इंटरव्यू से ही सामने आती है। रॉ में काम करने वाले एजेंटों और अधिकारियों की पहचान इतनी सीमित रखी जाती है कि कई बार एक एजेंट को ये तक नहीं पता होता कि उसी शहर या मिशन में दूसरा एजेंट कौन है। इसे नीड टू नो बेसिस कहा जाता है। इसका उद्देश्य ये होता है कि अगर कोई एजेंट पकड़ा भी जाए तो वो पूरे नेटवर्क को नुकसान न पहुंचा सके। कई ऑपरेशन ऐसे होते हैं जिनमें एजेंट केवल अपने काम का हिस्सा जानते हैं, पूरी तस्वीर नहीं।
बहुत कम लोग जानते हैं कि रॉ में शामिल होने वाले कई आईएएस, आईपीएस और सैन्य अधिकारी अपनी पुरानी पहचान लगभग खो देते हैं। कुछ अधिकारी डेप्यूटेशन पर रॉ में जाते हैं और फिर कभी सार्वजनिक प्रशासन में वापस नहीं लौटते। कई मामलों में उनकी पोस्टिंग, भूमिका और योगदान सरकारी रिकॉर्ड में भी अस्पष्ट ही रहता है। यही वजह है कि रॉ के कई वरिष्ठ अधिकारी जनता के लिए लगभग अज्ञात रहते हैं। रॉ का सबसे बड़ा हथियार नहीं बल्कि मानव बुद्धि और धैर्य है। इसकी एजेंटों को भाषा, संस्कृति, धर्म, सामाजिक व्यवहार और स्थानीय परंपराओं की गहरी ट्रेनिंग दी जाती है। कई एजेंट वर्षों तक किसी विदेशी देश में एक सामान्य नागरिक, व्यापारी, पत्रकार या छात्र के रूप में रहते हैं। उनका जीवन बाहर से बिल्कुल साधारण दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर वे देश के लिए बेहद अहम सूचनाएं इकट्ठा कर रहे होते हैं। रॉ की एक खास बात यह भी है कि इसके असफल ऑपरेशन भी कभी सार्वजनिक नहीं होते। जहां सेना या पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठते हैं, वहीं रॉ की नाकामी भी गोपनीय ही रहती है। इसका नतीजा ये है कि जनता को केवल अफवाहें और अधूरी कहानियां ही मिलती हैं। कई बार रॉ ने समय पर चेतावनी दी होती है, लेकिन राजनीतिक या प्रशासनिक स्तर पर निर्णय अलग लिया जाता है। ऐसे मामलों में दोष अक्सर रॉ पर आ जाता है, जबकि अंतिम फैसला उसके हाथ में नहीं होता। रॉ और सेना या अन्य एजेंसियों के बीच हमेशा पूर्ण सहमति हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। कई बार रणनीतिक मतभेद होते हैं। कारगिल युद्ध इसका उदाहरण माना जाता है, जहां खुफिया इनपुट, उनकी व्याख्या और समय पर कार्रवाई के बीच अंतर ने गंभीर परिणाम दिए। ये दिखाता है कि खुफिया एजेंसी की ताकत केवल सूचना देने तक होती है, निर्णय लेना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। रॉ में काम करने वालों को न तो सार्वजनिक सम्मान मिलता है, न मेडल, न परेड। सेना के जवानों की तरह उनकी शहादत की घोषणा नहीं होती। कई एजेंट ऐसे होते हैं जो देश के लिए अपना जीवन दे देते हैं, लेकिन उनकी मौत तक सार्वजनिक नहीं की जाती। उनके परिवार भी वर्षों तक चुप्पी में जीते हैं। यही रॉ की सबसे बड़ी और सबसे अनदेखी कुर्बानी है। रॉ के कई ऑपरेशन जानबूझकर इतिहास से मिटा दिए जाते हैं। न कोई आधिकारिक रिकॉर्ड, न कोई नाम, न कोई दस्तावेज। इसका उद्देश्य ये होता है कि भविष्य के एजेंटों और नेटवर्क की सुरक्षा बनी रहे। इसलिए रॉ के बारे में जो कुछ हम जानते हैं, वो कुल सच्चाई का एक बहुत छोटा हिस्सा ही है। अंत में ये समझना जरूरी है कि रॉ न तो कोई फिल्मी एजेंसी है और न ही कोई सुपर हीरो संगठन है। ये उन गुमनाम लोगों की संस्था है जो देश के लिए अपना नाम, पहचान, परिवार और सामान्य जीवन तक त्याग देते हैं। रॉ के बारे में जितना बताया जाता है, सच उससे कहीं कम होता है, और जो सच होता है वो अक्सर कभी बताया ही नहीं जाता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और रॉ से जुड़े ये अनसुने तथ्य आपको सोचने पर मजबूर करते हो, तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। ऐसे ही इंडियन इंटेलिजेंस, रॉ अनटोल्ड फैक्ट्स, इंडिया सीक्रेट मिशंस और देश की सुरक्षा से जुड़ी सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाला हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको रॉ से जुड़ा कौन सा तथ्य सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा और अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं, रॉ वर्सेस आईएसआई, सीक्रेट ऑपरेशंस ऑफ इंडिया या अननोन इंडियन हीरोज। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि देश की असली ताकत उन गुमनाम लोगों में है जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।